विक्की ने कुछ नहीं कहा, बस आहान की तरफ देखा, फिर सिंह के पास जाकर बोले, किसे मारना चाहते हो तुम? विक्की का ऐसा रवैया देखकर सिंह हैरान हो गया। उसे लगा था कि विक्की उसका ऑर्डर एक बार में मान जाएगा। उन दोनों को। इस बार सिंह ने इशारा करते हुए गुस्से में कहा, और हाँ, इस लड़की को पकड़कर मेरे पास लाओ। उसने शनाया की तरफ इशारा करते हुए कहा। विक्की ने लंबी सांस ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सिंह को कैसे बताए कि अब वो बचने वाला नहीं था। विक्की को शांत खड़ा देख सिंह फिर से गुस्से में बोले, विक्की, मैं जानता हूं ये तुम्हारा इलाका है और तुम यहां कुछ भी कर सकते हो। ये सुनकर विक्की ने आहान की तरफ देखा। आहान इस वक्त शनाया को बाहों में लिए हुए खड़ा था और उसे संभाल रहा था। फिर उसने सिंह की तरफ देखा और उससे पूछा, तुम कैसे मरना चाहोगे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अगर मुझे कुछ हो गया तो कनक मैडम तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। सिंह ने गुस्से में लाल होते हुए कहा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुम नहीं बच सकते। इतना कहकर विक्की ने सिंह को मारना शुरू किया। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो विक्की, तुम में से कोई नहीं बचेगा। सिंह ने इतना कहा और विक्की पर हमला करने आगे बढ़ा। इतने में पीछे से 8-10 आदमी आए और उसे घेर कर उसे मारने लगे। सिंह की सांस रुकने लगी थी। जब सिंह में और मार खाने की हिम्मत नहीं बची तब सब रुक गए। विक्की आहान के पास गया और उससे पूछा, यंग मास्टर, इन तीनों के साथ हमें क्या करना चाहिए? यंग मास्टर? विक्की भी इस आदमी को यंग मास्टर बुला रहा है। आखिर इस आदमी का सच क्या है? क्या हम लोगों ने इससे पंगा लेकर गलत कर लिया? तीनों इस वक्त यही सोच रहे थे। शनाया, तुम यहाँ बैठो। आहान ने शनाया को सोफे पे बिठाया और फिर विक्की से कहा, विक्की, वाइन बॉटल्स मंगाओ। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आहान ने वाइन बॉटल्स क्यों मंगवाई थी, पर विक्की और रॉकी जानते थे। उसके साथ इतने समय से काम करके वो आहान के मन की बात और उसकी सजाएं जानने लगे थे। जी यंग मास्टर, अभी मंगवाता हूँ, विक्की ने कहा। कुछ ही देर में वहां वाइन बॉटल से भरे डिब्बे आ गए। पियो, इन्हें तब तक पियो जब तक ये खत्म नहीं हो जाते, वरना आज तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे, आहान ने कहा। हर्ष और राजेश हैरान हो गए थे। वहां 1 या 2 बॉटल्स नहीं पर बॉटल से भरे 4-5 कार्टन थे। इतनी वाइन वो कैसे पी सकते थे? यंग मास्टर, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हर्ष ने हाथ जोड़ते हुए कहा। तुम्हारी गलती की कोई माफी नहीं है, बस सजा है, और सजा यही है कि तुम्हें यह वाइन बॉटल्स खत्म करनी होगी। शनाया के साथ बुरा करने वालों को आहान किसी भी कीमत पर माफ नहीं करता था। यंग मास्टर, राजेश ने कुछ कहना चाहा पर इतने में आहान ने कहा, या तो ये पी लो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। दोनों हार मानकर बोतल में से वाइन पीने लगे। सिंह ने अभी भी अपनी बोतल नहीं उठाई थी, इसलिए 3-4 लोगों से उसे पकड़कर बोतल उसके मुंह में डाली। तीनों के गले जलने लगे थे। सिंह ने जब एक बोतल पी ली तब उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अभी सारे प्रोजेक्ट्स वापस करता हूँ। शनाया जानती थी आहान ये प्रोजेक्ट्स ले ही लेगा क्योंकि यह प्रोजेक्ट्स उसी के थे। जब सिंह सारे प्रोजेक्ट्स देने के लिए मांग गया तब आहान ने विक्की और रॉकी को कुछ इशारा किया जो दोनों समझ गए और शनाया को लेकर वहां से चला गया। दोनों गाड़ी में बैठकर गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस जाने लगे। शनाया थोड़े थोड़े नशे में थी। उसने नशे की हालत में ही कहा, थैंक यू आहान, तुम हर बार मुझे बचा लेते हो। मैं चाहे तुम्हें कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों न डाल दूं, तुम हमेशा उसे कैसे सॉल्व कर लेते हो। इट्स ओके शनाया, अभी तुम्हारी हालत सही नहीं है, तुम आराम करो और ज्यादा बोलो मत, आहान ने शनाया को चुप कराते हुए कहा। नहीं आहान, मुझे बोलने दो, ये प्रोजेक्ट तुम्हारी वजह से वापस आया है। आहान, तुम बहुत अच्छे हो, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, तभी तो हमेशा मुझे बचा लेते हो, है ना आहान? शनाया ने पूछा। हाँ शनाया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आहान ने इतना कहा और शनाया की तरफ देखा। शनाया नशे के कारण सो चुकी थी। आहान को हंसी आ गई और वो फिर से रोड पर ध्यान देने लगा। क्या शनाया ने आहान का कॉन्फेशन सुना होगा? क्या यह इन दोनों की जीवन की नई शुरुआत है? कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स देखकर आनंद गिल कैसे रिएक्ट करेंगे? गिल कंस्ट्रक्शंस के ऑफिस में आनंद गिल अपने केबिन में बैठे हुए कुछ फाइल्स देख रहे थे। तभी उनके केबिन में शौर्य आया। दादाजी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उन्होंने उसे अंदर तो बुला लिया पर ज्यादा कोई भाव नहीं दिया। ये देखकर शौर्य ने कहा, दादाजी जो भी हुआ मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। मैं पैसे कमाने के पीछे पागल हो गया था और मैनेजर सिंह की वजह से बहक गया। सॉरी दादाजी, आप मुझे जो सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। ये कहते हुए शौर्य ने आनंद के लिए चाय बनाई, उसमें कुछ मिलाया और आनंद को दी। चाय देने के बाद वो आनंद के पैरों के पास ही बैठ गया। सजा दूं? तुम्हें सजा देने से क्या हो जाएगा? क्या वो प्रोजेक्ट्स वापस आ जाएंगे? आनंद ने रूखी आवाज में कहा। नहीं, शौर्य ने कहा। आनंद ने चाय की और उसमें से एक घूंट पिया। खड़े हो जाओ शौर्य। थैंक यू दादाजी, शौर्य ने कहा। शौर्य, तुम अब बड़े हो गए हो, तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आने वाली है। पहले मैं तुम्हारी गलतियां माफ कर देता था क्योंकि तुम छोटे थे, पर अब तुम 26 साल के हो गए हो। अगर तुम अभी भी ऐसी हरकत करोगे तो मैं तुम्हें गिल कंस्ट्रक्शंस कैसे सौंपूंगा? आनंद ने उसे समझाते हुए कहा। आनंद अपने सब बच्चों में से सबसे ज्यादा प्यार शौर्य से करता था। उसकी इतनी बड़ी गलती के बाद भी वो उसे गिल परिवार से नहीं निकल सकता था।
उसे वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन से भी उसने इसलिए ही निकला था ताकि आगे चलकर कोई भी ऐसी गलती ना करे। शौर्य उनकी बातें ध्यान से सुन रहा था। शौर्य, अगर आहान स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट्स वापस ले आए तो अभी के लिए उसका इंचार्ज शगुन को ही रहने देना, तुम्हें कुछ दिन इंतजार करना होगा, आनंद ने कहा। आनंद आहान के बारे में कुछ नहीं जानता था पर फिर भी उसे भरोसा था कि वो प्रोजेक्ट्स उन्हें वापस मिल जाएंगे। दादाजी, मैं और इंतजार नहीं कर सकता, शौर्य ने कहा। और इंतजार नहीं कर सकते मतलब तुम मेरी बात मानने से मना कर रहे हो? आनंद ने अपने माथे पर सल्लाते हुए पूछा। हाँ, मैं और इंतजार नहीं करूंगा, मुझे स्प्रिंग कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट अभी चाहिए, शौर्य ने चिल्लाते हुए कहा। बदतमीज लड़के, तुम मेरे सामने इतनी ऊंची आवाज में बोल रहे हो। आनंद को गुस्सा आ गया। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें अपनी कुर्सी भी दे दूं? शौर्य ने उनकी तरफ तरस भरी नजरों से देखा और कहा, दादाजी, आपको अपनी कुर्सी मुझे देने की जरूरत नहीं है, वो कुर्सी मैं आपसे खुद ले लूंगा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? आनंद के चेहरे का रंग बदल गया। दादाजी, आपका पोता इतना भी बुरा नहीं है, वो तो बस इतना चाहता है कि उसके दादाजी अब बूढ़े हो गए हैं सो उन्हें आराम करना चाहिए, शौर्य ने कहा। आराम? आनंद बहुत कंफ्यूज हो गया था। इससे पहले वो कुछ सोच पाता उसका सिर चकराने लगा। शौर्य, तुमने चाय में कुछ मिलाया है? आनंद को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका अपना पोता उनके साथ ऐसा कर सकता है। हाँ, शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने चाय में ऐसा कुछ मिलाया है जिससे अब आप आराम कर सकेंगे और मैं आराम से इस कुर्सी पर बैठूंगा। मैंने तुम्हें इतना सपोर्ट किया और तुमने मेरे साथ ये किया। आनंद का दिल बिल्कुल टूट चुका था। उनकी आंखों में आंसू थे। हर बार उन्होंने शौर्य का ही साथ दिया था, चाहे वो गलत होता था या सही, पर आज वो उसी शौर्य की वजह से मौत के करीब था। दादाजी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था पर आप बहुत सालों से इस कुर्सी पर बैठे हैं, अब इस पर बैठना मैं डिजर्व करता हूँ, शौर्य ने कहा। शौर्य के मन में कोई शर्म या गिल्ट नहीं था। ये सच नहीं हो सकता, क्या तुम सच में मुझे मारकर इस कुर्सी पर बैठना चाहते हो? आनंद ने पूछा। आनंद को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। दादाजी, आप अपने पोते को माफ कर देंगे ना? शौर्य ने पूछा। आखिर तो ये कुर्सी मेरी ही होनी है, फिर अभी क्यों नहीं? इस वक्त आनंद ने कुछ कहने की कोशिश की पर वो बोल नहीं पाया, उसका मुंह टेढ़ा होने लगा था। दादाजी, आप अपने पोते से इतना प्यार करते हैं, मुझे विश्वास है कि आप मुझे माफ कर देंगे, शौर्य ने कहा और मुस्कुराने लगा। आनंद की आंखों में गुस्सा और अफसोस दोनों थे। शौर्य की इस हरकत ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया। धीरे धीरे आनंद की सांसें धीमी होने लगी थी। जब उनकी सांसें बिल्कुल सुनाई देती बंद हो गई तब शौर्य ने अपने हाथों से उनकी आंखें बंद कर दी। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। शौर्य ने आनंद के हाथ से वसीयत पर स्टाम्प लगवा लिए। अब कोई कुछ भी बोले, वसीयत के हिसाब से शौर्य ही चेयरमैन बनने वाला था। किसी का कुछ भी कहना कोई मायने नहीं रखता था। शौर्य ये सब सोचकर खुश हो रहा था। इस वक्त आहान और शनाया ऑफिस पहुंच गए थे। आहान ने कहा, शनाया, शनाया उठो, हम ऑफिस आ गए। शनाया जैसे ही उठी उसका सिर बहुत भारी था। उसने खुद को संभाला और आहान का हाथ पकड़कर ऑफिस की तरफ चली गई। जब शौर्य अपने ख्यालों में खोया हुआ था तब दरवाजे पर नॉक हुआ। शौर्य पूरी प्लानिंग के साथ अंदर आया था। दरवाजे पर नॉक होते ही वो पीछे वाली खिड़की से खुदकर बाहर चला गया। दरवाजा आहान ने नॉक किया था। जब 3-4 बार नॉक करने पर आनंद ने कोई जवाब नहीं दिया तब आहान दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। आहान को आनंद कुर्सी पर बैठा ही मिला। दादाजी, आहान ने सोचा क्या दादाजी सो रहे हैं। आहान ने उन्हें आवाजें दी पर उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली। तब आहान को लगा कि शायद कुछ गड़बड़ थी। वो चलकर उनके पास गया और उन्हें हाथ लगाया। आहान बता सकता था कि वो अधमरी हालत में थे। तभी आहान की नजर आनंद के सामने पड़े चाय के कप पर गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी ने पीछे से पूछा। जब आहान ने मुड़कर देखा तो वह शौर्य खड़ा था। उसके साथ कंपनी के कुछ और लोग भी थे। मैं दादाजी को कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स देने आया हूँ, आहान ने कहा। कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स? कौन से कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स? शौर्य ने पूछा। उसी प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स जो तुमने कौड़ियों के दाम पर बेच दिए थे, आहान ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को टेबल पर रखते हुए कहा। स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स? शौर्य ने हैरानी में कहा और पेपर्स उठा लिए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कुछ ही घंटों में आहान सिंह फैमिली से वो प्रोजेक्ट्स वापस ले आया था। ये तुमने कैसे किया? जब शौर्य ने देखा कि पेपर्स बिल्कुल सही है तब उसने पूछा। तुम्हें बताना जरूरी नहीं है, तुम्हारा बिगाड़ा हुआ काम मैंने सुधर दिया है, बी थैंकफुल, आहान ने कहा। चेयरमैन को क्या हुआ है? किसी की नजर आनंद की तरफ गई तब उसने पूछा। शौर्य आनंद के पास गया और उन्हें उठाने की कोशिश की पर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। क्या दादाजी सो रहे हैं? शौर्य ने कन्फ्यूजन में कहा। नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है, कुछ गड़बड़ है, हमें तुरंत डॉक्टर को बुलाना चाहिए, गिल फैमिली के किसी आदमी ने हड़बड़ाकर बोला। कुछ ही देर में वह गिल फैमिली के फैमिली डॉक्टर आ गए। उन्होंने आनंद की अच्छे से जांच की। अपने फैसले पर पहुंचने के बाद उन्होंने एक लंबी सांस ली। डॉक्टर, क्या हुआ है मेरे दादाजी को? शौर्य ने परेशान होते हुए पूछा। चेयरमैन गिल, वो कोमा में चले गए हैं, डॉक्टर ने कहा।
डॉक्टर की यह बात सुनकर सब हैरान थे। ऑफिस केबिन में बिल्कुल सन्नाटा था। यह आप क्या बोल रहे हैं? शौर्य ने डॉक्टर का काला पकड़ लिया। दादाजी कल तक तो बिल्कुल ठीक थे, फिर अभी यह कैसे हो सकता है? हाँ, आपने सही से चेकअप तो किया है ना? वो कुछ देर पहले तक बिल्कुल ठीक थे। गिल फैमिली के मेंबर्स बेचैन हो रहे थे। आनंद गिल परिवार की ताकत थे। उनके बिना फैमिली में प्रॉब्लम्स हो सकती थी। उनकी वजह से ही गिल परिवार जुड़ा हुआ था। डॉक्टर ने अपना पसीना पोंछते हुए कहा, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। चेयरमैन की सांसें और उनकी हालत से यही पता चलता है कि वो कोमा में है। सबके चेहरे का रंग उड़ गया था। अगर डॉक्टर ऐसा कह रहा था तो शायद सच ही कह रहा था, पर किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। दादाजी उठिए ना। इतना बोलकर शौर्य उनके आगे बैठ गया। सबकी आंखें नम थी। ये बात सबको सदमे की तरह लगी थी, पर आहान चुपचाप खड़ा था। उसे थोड़ा बुरा जरूर लग रहा था, पर उसके रिश्ते आनंद से इतने अच्छे नहीं थे कि वो कुछ ज्यादा रिएक्ट कर पाए। डॉक्टर, दादाजी के साथ ऐसा क्यों हुआ? शौर्य ने डॉक्टर से पूछा। उसकी आंखों में पानी था। चेयरमैन हमेशा से फिट रहे हैं। उनके मेडिकल चेकअप हमेशा मैंने ही किए हैं। उनको कोई बीमारी नहीं थी। इसका मतलब जरूर इन्हें किसी तरफ का टेंशन हुआ होगा या फिर बॉडी में कोई रिएक्शन हुआ होगा, डॉक्टर ने समझते हुए कहा। टेंशन या रिएक्शन? सब एक दूसरे को देखकर फुसफुसाने लगे। यस, डॉक्टर ने आगे समझाना शुरू किया। ये किसी ऐसे चीज की वजह से हो सकता है जो चेयरमैन एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो, जैसे कोई फैसला उनकी मर्जी से ना हुआ हो या कोई बात उनके मन में बिल्कुल बैठ गई हो। कारण कुछ भी हो सकता है। सबकी नजरें आहान की तरफ थी। जब शौर्य के पीछे सब ऑफिस में आए थे तब वहां सिर्फ आहान और शनाया ही थे। क्या ये तुमने किया है? शौर्य ने पूछा। मैं ऐसा क्यों करूंगा? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, आहान ने कहा। आहान समझ गया था कि शौर्य नाटक कर रहा है। जान, हम आए तब ऑफिस में सिर्फ तुम दोनों थे। जरूर तुमने कुछ किया होगा, शौर्य ने कहा। मैं आप लोगों के आगे आगे ही आया था। मुझे आए 1 मिनट ही हुआ था, आहान ने कहा। इस बात का कोई सबूत है तुम्हारे पास? इस बार गिल फैमिली के दूसरे लोगों ने सवाल किया। नहीं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, आहान ने अपना गुस्सा छुपाते हुए कहा। वो जानता था कि सब उस पे बिना मतलब अटैक कर रहे हैं, खासकर शौर्य। शौर्य बोलना चाहता था कि शायद इस चाय में कुछ गड़बड़ थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसे लगा कि अगर उसने यह बात अचानक बोल दी तो कुछ सवाल उस पर भी उठ सकते हैं कि आखिर उसका अंदाजा इतना सही कैसे हो सकता है। इसलिए वो चुप रहा और किसी का ध्यान चाय के कप की तरफ नहीं जाने दिया। बकवास, तुम बकवास कर रहे हो। जरूर तुमने और शनाया ने दादाजी से कुछ कहा होगा जिसकी वजह से उनकी यह हालत हो गई है। शौर्य पहले आहान पर कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहता था, पर जब उसने देखा कि सब आहान पर शक कर रहे हैं तो उसने सोचा इस बात का फायदा उठाया जा सकता है। शौर्य, तुम्हें सच में लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुमने क्या किया है? आहान ने शौर्य को डराने की कोशिश की। उसे लगा कि अगर शौर्य ने कुछ किया होगा तो वो अपनी गलती खुद ही मान लेगा। मैंने क्या किया? शौर्य को थोड़ा डर तो लग रहा था, पर फिर भी उसने कॉन्फिडेंटली कहा, जब मैं यहाँ आया तब यहाँ तुम थे। मैं तो तुम्हारे बाद आया था। शौर्य सबके मन में आहान के खिलाफ शक पैदा करना चाहता था और इस काम में वो सक्सेसफुल भी हो गया था। गिल परिवार के लोग गुस्सा होने लगे। जरूर यह इसी ने किया है। कल इसी ने कहा था कि इसे शनाया के लिए अलग घर और बिजनेस में शेयर चाहिए। शायद चेयरमैन को यही बात बुरी लगी हो। इसने कभी भी चेयरमैन की इज्जत नहीं की थी। जरूर इसकी वजह से ही चेयरमैन की यह हालत हुई है। सबने आहान के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था। इस वक्त वहां बाकी परिवार के लोग भी आ गए थे और सब आहान को कोस रहे थे। शनाया ने आहान का हाथ पकड़ते हुए पूछा, आहान, तुम ठीक हो ना? भले ही पूरा परिवार आहान के खिलाफ था, पर शनाया जानती थी कि आहान ने कुछ नहीं किया था। उसे ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। मैं ठीक हूँ शनाया, डोंट वॉरी, आहान ने कहा। हमें तुरंत पुलिस को बुलाना चाहिए। यह मामला बहुत बड़ा है, इसे हमें ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए, गिल फैमिली के किसी सीनियर ने कहा। हाँ, चेयरमैन ने इसके लिए इतना कुछ किया और उनका एहसान मानने की जगह इसने उन्हें कोमा में भेज दिया, शगुन ने कहा। मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। यामिनी भी वहां पहुंच चुकी थी। उसे कल ही यह पता चल गया था कि आहान ने अलग घर और बिजनेस में हिस्सा मांगा है। इस बात से वो पहले ही नाराज थी और अब ये। आहान, तुमने ऐसा क्यों किया? यामिनी ने गुस्से में बोला। तुम क्यों नहीं एक बार के लिए हमारे में भला सोच सकते? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मैं किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देना जरूरी नहीं समझता, आहान ने कहा। इतने में वहां पुलिस भी आ गई। सबको लग रहा था कि पुलिस को देखकर आहान पैनिक हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो बिल्कुल आराम से खड़ा था। क्या आहान पुलिस के सामने अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? क्या सब ये जान पाएंगे? पुलिस आहान के पास आई और उससे कहा, सर प्लीज हमारे साथ आइए। आहान ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उनके साथ चला गया। आहान चाहता तो उन्हें अपने हिसाब से हैंडल कर सकता था, पर क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया था इसलिए उसे किसी बात का डर नहीं था। अगर वो ऐसा कुछ कर लेता तो सबको लगता कि उसने कुछ गलत किया ही होगा। जब पुलिस आहान को ले गई सब बहुत खुश थे, पर सिर्फ शौर्य जानता था कि आहान का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जब पुलिस को पता चलेगा कि आहान ने कुछ नहीं किया है तो वो उसे वहां से जाने देंगे।
आहान को ले जाना बस एक फॉर्मेलिटी थी क्योंकि असली गुनहगार तो कोई और ही था। आनंद के लिए मेडिकल अरेंजमेंट्स करने के बाद सब कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चले गए थे। आनंद को वापस होश कब आएगा कोई नहीं जानता था। इतने समय के लिए गिल कंस्ट्रक्शन बिना चेयरमैन के नहीं रह सकता था। कॉन्फ्रेंस रूम में शौर्य ने कहा, दादाजी कब उठेंगे यह कोई नहीं बता सकता, हमें किसी को चेयरमैन बनाना होगा। आप सभी को क्या लगता है? सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। गिल फैमिली और बाकी शेयर होल्डर के ऊपर एक बहुत बड़ा फैसला लेने की जिम्मेदारी थी। मुझे लगता है इस वक्त शगुन को चेयरमैन बनना चाहिए। जो शेयर होल्डर शगुन के फेवर में थे उन्होंने बोला। हालांकि इस वक्त टेम्पररी चेयरमैन की बात हो रही थी, पर सब जानते थे कि जो अभी उस पोजीशन पे बैठेगा वो ही आगे चलकर उसका हकदार होगा। नहीं, शगुन इस पोजीशन के लिए सही नहीं है। वैसे भी चेयरमैन की पोजीशन पे आज तक कोई लड़की नहीं बैठी है। लोगों ने विरोध करना शुरू किया। ये सभी शौर्य की साइड थे। भले ही शौर्य को उसकी पोजीशन ने हटा दिया था, पर फिर भी जो लोग उसके फेवर में थे वो उसका साथ दे रहे थे। इस मामले में शौर्य ने बहुत स्ट्रांग टीम बनाई थी। वो सभी किसी भी सूरत में शौर्य के साथ ही देंगे। तो फिर हमें चेयरमैन किसे बनाना चाहिए? शगुन के सपोर्टर्स ने अपना गुस्सा दबाते हुए पूछा। इसमें सोचने वाली क्या बात है, शौर्य को बनना चाहिए, वो ही तो इस बिजनेस का उत्तराधिकारी है, किसी ने कहा। ऐसा नहीं हो सकता। कल ही तो चेयरमैन आनंद ने शौर्य को उसकी पोजीशन से हटाया था, अब उसे सीधा चेयरमैन कैसे बना सकते हैं? हाँ, और चेयरमैन आनंद का डिसीजन भी तो फाइनल ही था। शौर्य चेयरमैन नहीं बन सकता। गिल फैमिली के कुछ लोगों ने यह फैसला मानने से मना कर दिया। ये सब देखकर शौर्य ने कहा, आप लोगों के बहस करने का कोई फायदा नहीं है, दादाजी ने अपना फैसला ही ले लिया था। इतना कहकर शौर्य ने विल पेपर्स टेबल पर रखे। इस वसीयत में साफ साफ लिखा है कि अगला चेयरमैन शौर्य गिल यानी कि मैं बनूंगा। आप देख सकते हैं इस पर दादाजी के साइन और कंपनी का स्टाम्प भी है। एक एक करके सबने वो विल देखी। जैसा शौर्य ने कहा था उस पर बिल्कुल वैसा ही लिखा हुआ था। साइन भले ही धोखे से लिए गए थे, पर अब साइन तो थे। क्या आपको अभी भी कोई आपत्ति है? शौर्य ने पूछा। वसीयत पढ़ने के बाद कोई भी उसके खिलाफ नहीं जा सकता था। अगर उस पर आनंद के साइन थे मतलब उसे बहुत सोच समझकर बनाया गया होगा। नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी ने अपनी रजामंदी देते हुए कहा। तो फिर ठीक है, आज से मैं आपका चेयरमैन हूँ, शौर्य ने कहा। गिल कंस्ट्रक्शंस का चेयरमैन होने का मतलब पूरे गिल परिवार पर कंट्रोल होना। उसका फैसला ही आखिरी फैसला होगा और सबको उसे मानना पड़ेगा। उधर आहान भी पुलिस स्टेशन से फ्री हो गया। ऐसा नहीं था कि पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत था, इसलिए आहान की स्टेटमेंट लिखने के बाद उन्होंने उसे छोड़ दिया था। उसने शनाया को कॉल किया। शनाया, मैं ठीक हूँ, मैंने पुलिस को स्टेटमेंट दे दी है और अब मैं विक्की से मिलने जा रहा हूँ। तुम परेशान मत होना और अपना ख्याल रखना। ओके आहान, टेक केयर। इतना कहकर शनाया के फोन रख दिया। पुलिस स्टेशन से फ्री होने के बाद वो विक्की से मिला। यंग मास्टर, आपका अंदाजा सही था। शर्मा फैमिली मैनेजर सिंह के गायब हो जाने की वजह से गिल परिवार के लोगों को ढूंढ रही है, विक्की ने कहा। आहान ने ये बात विक्की से पहले ही कह दी थी क्योंकि वो मैनेजर सिंह से गिल फैमिली की तरफ से मिला था, इसलिए उसके गायब होने का सारा ब्लेम गिल फैमिली पर ही आने वाला था। इतना ही नहीं, आपके कहने पर मैंने कनक पर भी नजर रखी हुई है, पर कोई खास जानकारी नहीं मिली है। कनक अभी कोई भी प्लान नहीं बना रही है। वो ज्यादातर दुनिया की नजर से दूर रहती है, सिर्फ योगा करने बाहर निकलती है। विक्की ने अपनी बात पूरी की। कनक के बारे में वो जितना जानने की कोशिश कर रहा था वो उतना उलझ रहा था। आहान ने कुछ सोचते हुए कहा। कनक का कैरेक्टर सच में अजीब था। आहान को उसके बारे में और जानने की उत्सुकता था। वो अपनी जिंदगी में कभी ऐसी स्मार्ट, इंटेलिजेंट और ब्रेव लड़की से नहीं मिला था। आहान के हिसाब से कनक को उसके बारे में पता था। वो जानती थी कि रायजादा खानदान का अगला उत्तराधिकारी कौन बनने वाला था। विक्की, एक काम करो, कनक पर नजर रखना बंद कर दो, हमें उससे कोई जानकारी नहीं मिलेगी। इस वक्त तुम कुछ कैसे लोगों को इकट्ठा करो जिन्हें मार्शल आर्ट की नॉलेज हो, बाकी उन्हें मैं ट्रेन खुद करूंगा, आहान ने कहा। यंग मास्टर, आप चाहते हैं कि? विक्की कंफ्यूज हो गया। एक ग्रुप को आहान भला क्यों ट्रेन करेगा? हाँ, मैं उन्हें ट्रेन करूंगा ताकि वो शर्मा फैमिली और स्टेज 2 के मार्शल आर्टिस्ट से लड़ सके, आहान ने कहा। ये कैसे हो सकता था? बहुत सारे लोग थे जो बचपन से ही मार्शल आर्ट में ट्रेनिंग ले रहे थे, फिर भी एक्सपर्ट की कैटेगरी में नहीं थे। सभी तो सालों लग जाते हैं मार्शल आर्टिस्ट बनने में, फिर आहान कैसे उन्हें ट्रेन करेगा? हो सकता है अगर आहान जैसा टीचर हो तो शायद वो सीख जाएं। विक्की बहुत कंफ्यूज था। उसके मन में बहुत सारी बातें चल रही थी। यंग मास्टर, ऐसा कैसे हो सकता है? विक्की ने फाइनली आहान से पूछा। कोशिश करके देखते हैं, कोशिश करने में क्या हर्ज है, आहान ने कहा। ठीक है यंग मास्टर, मैं इस काम में अभी से लग जाऊंगा, विक्की ने कहा। आहान की बात वो वैसे भी नहीं टाल सकता था, फिर जब उसने इतना भरोसा दिखाया तो विक्की को भी आहान की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। उधर गिल कंस्ट्रक्शंस के ऑफिस का माहौल बहुत अजीब सा था। उनके चेयरमैन कोमा में थे, पर फिर भी सब खुश थे और अपने अपने काम में लगे हुए थे।
सब जानते थे कि क्योंकि अब शौर्य चेयरमैन है तो सबको पिछले सालों के मुकाबले इस साल ज्यादा प्रॉफिट और डिविडेंड मिलेगा। शौर्य सबको खुश रखना और अपने अंडर रखना अच्छे से जानता था। उनकी खुशी ज्यादा देर के लिए नहीं थी। इस वक्त उनके ऑफिस में शर्मा फैमिली के लोग आ गए थे। अब क्योंकि वो शर्मा फैमिली थी और अपने परिवार के एक सदस्य को ढूंढने आई थी तो शांति से बैठकर तो बिल्कुल बात नहीं करते वो। उन्होंने सीधे गुस्से में सवाल किया, मैनेजर सिंह कहाँ है? मैनेजर सिंह का नाम सुनकर सब हैरान थे। सब सोच रहे थे कि यह लोग कौन है और उनसे क्यों पूछ रहे हैं कि मैनेजर सिंह कहाँ है। तभी शौर्य बाहर आया, मैं इस कंपनी का चेयरमैन हूँ, आप मैनेजर सिंह के बारे में हमसे क्यों पूछ रहे हैं? शौर्य ने पूछा। क्योंकि वो आखिरी बार आपके परिवार के सदस्य से ही मिले थे, उनमें से किसी से कहा। आपको कोई गलतफहमी हुई है, हमें से कोई उनसे नहीं मिला था, शौर्य ने कहा। पर उनमें से किसी को भी उस पर विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने शौर्य को पूरी बात बताई कि मैनेजर सिंह, हर्ष और राजेश आखिरी बार उनके परिवार के किसी सदस्य से ब्लूमिंग फार्म हाउस में मिले थे और उसके बाद से उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। उनकी बातें सुनकर सबको यकीन हो गया था कि हो ना हो ये आहान ने ही किया है। सब हैरान थे, एक मामूली एम्प्लॉई ऐसा कैसे कर सकता था। मुझे लगा कि आहान वो प्रोजेक्ट वापस हाथ पैर पकड़ कर लाया होगा, पर उसने वहां इतना बड़ा तमाशा किया, क्या उसमें अकल नहीं है? किनसे पंगा ले लिया उसने? शौर्य ने मन में सोचा। देखिए ये सब आहान ने किया है, इसमें गिल परिवार का कोई हाथ नहीं है, आप आहान को पकड़िए। शौर्य ने उन्हें समझाने की कोशिश की। सबको पता है कि आहान एक मामूली सा एम्प्लॉय है, उसमें अकेले ये करने की हिम्मत तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए हमें बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है, शर्मा फैमिली के मेंबर ने कहा। मैं सच कह रहा हूँ, शौर्य ने कहा। हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम्हारे पास 3 दिन है सिंह, हर्ष, राजेश और वो सारे प्रोजेक्ट्स हमें वापस चाहिए, वरना इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। उन्होंने धमकी दी और वहां से चले गए। जब शर्मा फैमिली वहां से चली गई तब शौर्य ने आहान को कॉल किया। आहान का फोन लगातार बिजी आ रहा था। बेवकूफ, नालायक आदमी, शौर्य ने गुस्से में कहा। उसमें इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि उसने शर्मा फैमिली से पंगा ले लिया। अब मेरा गिल परिवार भी इसमें फंस गया। आहान तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। चेयरमैन हमें जल्दी कुछ सोचना होगा, 3 दिन का वक्त ही है हमारे पास। गिल फैमिली बुरी तरह फंसे, उससे पहले कुछ सोचिए, किसी ने कहा। शौर्य भी मन ही मन दांत पीसते हुए सोच रहा था, अभी तो मुझे चेयरमैन बने कुछ ही घंटे हुए हैं और अभी ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई। चेयरमैन आप सुन रहे हैं ना? किसी ने फिर से कहा। हाँ मैं सुन रहा हूँ, मुझे सोचने दो, शौर्य ने वापस अपने सेंसेस में आते हुए कहा। चेयरमैन आप शनाया को कॉल क्यों नहीं करते? किसी और ने सजेस्ट किया। कोई फायदा नहीं होगा, शनाया ने अपना नंबर बदल लिया है जो मेरे पास नहीं है, आहान ने फोन पर कहा और फोन कट कर दिया। ये सुनकर सब हैरान हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? शनाया इतनी बड़ी धोखेबाज निकली। शनाया ही सांप है। शनाया के खिलाफ गिल ऑफिस में फिर से बातें शुरू हो गई। सबके चेहरे पर गुस्सा और लाचारी दोनों थे। हमें जल्दी ही इन दोनों को ढूंढने के लिए किसी को भेजना चाहिए, किसी ने कहा। उनकी ढूंढने की क्या जरूरत है? शेखर गिल है ना, वो अभी भी हॉस्पिटल में ही तो है, शौर्य ने कहा। शौर्य शेखर को मदद से आहान और शनाया तक पहुंचने वाला था। वो जानता था कि शेखर उन दोनों की कमजोरी है। पूरे गिल परिवार में सिर्फ शेखर ही था जो आहान को समझता था और उसका सम्मान करता था। आहान को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता था। उसका सारा ध्यान कनक पर था। इस वक्त वो कुछ भी करके शिमला को पाना चाहता था। आहान के पास विकी का मैसेज आया। कनक एक कार रेसिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रही है। ये एक बहुत ही बड़ा कंपटीशन होने वाला है। वो ये कार रेसिंग अपने लिए अच्छा लड़का ढूंढने के लिए ऑर्गेनाइज कर रही है। ये कंपटीशन शिमला और आउटर रिज रोड के बीच होगा। विकी के हिसाब से कनक जो सबसे ज्यादा पसंद था वो था कार रेस। उन्हें देखकर वो बहुत एक्साइटेड हो जाती थी। इस कार रेस का कारण था शर्मा फैमिली के लिए दामाद ढूंढना। पूरे शिमला और आसपास के शहरों में हलचल हो गई थी। सब जानते थे कि कनक बहुत खूबसूरत है और उसे पा लेना उनके लिए अच्छा ही होगा। ऊपर से वो शर्मा फैमिली की हेड भी थी। बहुत जगह से लोग इसमें हिस्सा लेने वाले थे। क्या वो वहां खुद आने वाली है? आहान से मैसेज किया। हाँ, वो वहीं पर होगी, विकी का रिप्लाई आया। ठीक है विक्की, मेरे लिए इनविटेशन कार्ड अरेंज करो, मैं भी रेस में हिस्सा लूंगा, आहान ने मैसेज किया। रेस के लिए जो जगह थी उसमें लिमिटेड लोग ही आ सकते थे, इसलिए इनविटेशन कार्ड होना जरूरी था। विक्की के लिए यह अरेंज करना कोई मुश्किल काम नहीं था। ओके, आप कौन सी कार चलाएंगे? विक्की ने पूछा। ये एक प्रोफेशनल और बड़ा रेसिंग चैलेंज था। सभी लोग इसमें हाई फाई और महंगी स्पोर्ट्स कार या हाई स्पीड कार चलाने वाले थे। विक्की को भी जानना था कि आखिर यंग मास्टर कौन सी कार चलाएंगे। मैं अपनी ऑडी चलाऊंगा, आहान ने कहा। उसका रेस में पार्ट लेने का कोई इरादा नहीं था। वो तो बस कनक शर्मा से मिलना चाहता था। एक बार वो कनक शर्मा से मिल ले फिर उसे शिमला के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। अगर कनक आहान से हाथ मिला लेती है तो फिर उसे कार्तिक कोहली या किसी और से भी कोई खतरा नहीं होगा। विक्की ने जब सुना कि आहान ऑडी चलाएगा वो हैरान था।
वहां बहुत बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स कार होने वाली थी। फिर आहान ऑडी कार से कैसे कम्पीट कर पाता, पर आहान एक फाइटर था, उसके लिए रेस बहुत नॉर्मल बात थी, इसलिए उसके हिसाब से उसकी ऑडी ही सबसे सही कार थी। वो वहां जीतने नहीं बस कनक से मिलने जा रहा था। क्या आहान कनक ने मिल पाएगा? दोनों का मिलना क्या तूफान लाएगा? विक्की को आहान की बात काम समझ आई, इसलिए उसने उसे कॉल किया। यंग मास्टर, आपको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। क्या बात है विक्की? आहान ने कहा। आप ऑडी क्यों चलना चाहते हैं? आपके पास तो और भी कार्स है जैसे रोल्स रॉयस, अगर आप वो चलाएंगे तो ज्यादा बेटर नहीं होगा? विक्की ने पूछा। विक्की, तुम इतने समझदार हो, फिर आज ऐसी बात क्यों कर रहे हो? अगर मैं रोल्स रॉयस लेकर गया तो कनक समझ जाएगी कुछ गड़बड़ है और फिर वो जरूर किसी को मेरे पीछे लगा देगी, आहान ने कहा। अरे हाँ, मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं। विक्की ने तुरंत अपनी भूल मानते हुए कहा, मैं आपकी ऑडी तैयार करवा दूंगा। ये ऑडी कार आहान को शनाया ने गिफ्ट की थी, पर उसने उसे ज्यादा चलाया नहीं था। ओके, आहान ने कहा। यंग मास्टर, एक बात और, आप आउटर रिज रोड दोपहर तक पहुंच जाएगा। रेस वहीं से शुरू होगी और क्योंकि रेस सुबह सुबह होगी तो एक दिन पहुंचना अच्छा रहेगा, आपको रहने के लिए जगह भी आराम से मिल जाएगी, विक्की ने कहा। ठीक है, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा, आहान ने कहा और फोन कट कर दिया। आहान टाइम पर आउटर रिज रोड पहुंचने के लिए अपनी ऑडी में निकला। उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया था। आउटर रिज रोड पर बहुत सारे कार रेसिंग कंपटीशन होते थे। ये रास्ता बहुत डेंजरस और रिस्की था। ये रास्ता ऊंचे पहाड़ों से होते हुए जाता था। बहुत सारे लोगों ने इस रास्ते पर अपनी जान गंवाई थी। आहान जब आउटर रिज रोड के पास पहुंचा तो वहां पर सारे रूम बुक हो चुके थे। जब तक आहान वहां पहुंचा था लगभग शाम हो चुकी थी। अब उसके पास चढ़ाई करके ऊपर जाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। आउटर रिज रोड से ऊपर जाने वाला रास्ता भूतों के लिए भी जाना जाता था। वहां की रोड्स कॉम्प्लिकेटेड और टेढ़ी मेढ़ी थी। कोई भी वहां पर शाम को नहीं जाना चाहता था और आहान को यह बात नहीं पता थी। अगर उसे यह बात पता होती तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आहान बहुत आराम से अपनी गाड़ी स्पीड में चलाते हुए जा रहा था। तभी कुछ आदमी झाड़ियों के पीछे से रोड की तरफ आए। उन्होंने मास्क पहने हुए थे। वो आदमी आपस में बात कर रहे थे। इतनी रात को इस रोड पर कौन गाड़ी चला सकता है? एक ने पूछा। जिसे अपनी जान से ज्यादा प्यार न हो वो, या फिर जिन्हें ऊपर बहुत जरूरी काम से जाना हो वो, दूसरे ने जवाब दिया। और उनकी स्पीड कितनी होती है? किसी ने सवाल किया। लगभग 50 किलोमीटर पर घंटा, किसी ने जवाब दिया। पर वो गाड़ी तो काफी स्पीड में आती हुई नजर आ रही है, पहले आदमी ने कहा। ये सच था। कुछ सेकंड पहले कार की लाइट्स बहुत दूर नजर आ रही थी, पर अब वो बिल्कुल उनके सामने थी। ये देखकर सब हैरान थे। ये गाड़ी आहान की थी। आहान इस वक्त कुछ आदमियों को रोड के बीचों बीच देखकर हैरान था। उसने तुरंत ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकी। गाड़ी उन आदमियों के बहुत पास आकर रुकी थी। वो बहुत डर गए थे। उनके बदन पर पसीना और आंखों में डर था। उन्होंने खुद को संभाला और फिर उनके लीडर ने कहा, यह कोई तरीका है गाड़ी चलाने का? ऐसे कौन गाड़ी चलता है? उसने आहान की गाड़ी की खिड़की पर जोर से मारा। आहान गुस्से में गाड़ी से उतरा और उन्हें घूरने लगा। उसने मन में सोचा, अजीब चोर है, इस वक्त यहाँ लोगों को लूटने आए हैं। अगर कोई और होता और टाइम पर ब्रेक नहीं लगा पाता तो आज यह अपनी जान गंवा देते। ये सोचते हुए आहान के चेहरे पर हंसी आ गई। वो लोग भी सोचने लगे कि कैसा पागल है, एक तो इतनी रात को यहाँ आया है और ऊपर से हंस रहा है। तुम समझ ही गए हो, हम चोर है तो चलो जो भी हमें दे दो, उनके लीडर ने गुस्से में कहा। वो बहुत सारे लोग थे और सबके पास हथियार थे। उनके लिए किसी को भी डराना कोई मुश्किल काम नहीं था। सुना नहीं तुमने हमारे सरदार में क्या कहा? चुपचाप अपने घुटने टेक लो, एक पतले से आदमी में अपनी आवाज को भारी करते हुए बोला। तुम्हें सच में चोरी करनी है? आहान ने कहा। आहान ने सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं उसने लड़ाई नहीं की, आज मौका मिला है तो उसकी फाइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस ही हो जाएगी। अगर तुमने वैसा नहीं किया जैसा हम कह रहे, मरने के लिए तैयार हो जाओ, उनके लीडर ने कहा। ठीक है। आहान जैसे ही लड़ने के लिए तैयार हुआ वहां एक लाल रंग की फरारी आकर रुकी। उस कार में से दो लोग उतरे, एक आदमी जिसने फूलों की कॉसुअल शर्ट पहनी हुई थी और एक औरत जो कि लंबी और बहुत खूबसूरत थी। जैसे ही वो दोनों गाड़ी से उतरे आहान रुक गया। क्या चल रहा है यहाँ? उस आदमी ने पूछा। ए पेटू, दूसरों के मामले में टांग अड़ाने में मजा आता है क्या? उनकी गैंग के लीडर ने कहा। तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? जब कोई मुझे पेटू या मोटा बुलाता, उस आदमी ने रूखी आवाज में कहा। मोटे इंसान को मोटा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? उनकी गैंग में से किसी ने कहा। अगर तुमने मुझे एक बार और मोटा बोले तो आज मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा, उस आदमी ने कहा। तभी उस लड़की ने कहा, भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो तुम क्या चाहती हो, मैं इन्हें अपना मजाक बनाने दूं? उस आदमी ने कहा। भाई अगर आपने कुछ भी किया तो मॉम को बता दूंगी, फिर आप जानते हैं क्या होगा, उस लड़की ने कहा। ठीक है, सिर्फ इस कारण से मैं तुम लोगों को छोड़ रहा हूं, उस आदमी ने उस गैंग के लीडर की तरफ घूरते हुए कहा। आहान ये सब देख रहा था और सोच रहा था कि इन दोनों के बीच का झगड़ा इतनी आसानी से तो नहीं खत्म हो सकता है।
वो गैंग भी बहुत पावरफुल लग रहा था और उस आदमी की फरारी देखकर लग रहा था कि वो भी अच्छे बैकग्राउंड से है। तुम हमें छोड़ोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत है? हम इतने सारे हैं और तुम एक हो, तुम क्या कर लोगे? इस तरह अपनी बेइज्जती होते देख गैंग लीडर को गुस्सा आ गया।